माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम आपको बोले थे या फिर कह सकते हैं कि हम आपसे वादा किए थे कि केमिस्ट्री से जो अभी आप नफरत कर रहे हैं वह केमिस्ट्री से ही आप प्यार करने लगेंगे। और इसका ट्रेलर तो पिछले क्लास में ही दिख गया था और बहुत सारे बच्चों को तो प्यार होना शुरू भी हो गया था। देखिए, कहा जाता है ना कि प्यार करना ही है तो किताबों से करो, प्यार करना ही है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना करके जाएगी, तुमको सिकंदर बना देगी रे भाई। समझ गए ना, सिकंदर जो कि दुनिया पर राज किया था, तो तुमको भी सिकंदर बना देगी। तो इसलिए आप लोगों को ना बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि केमिस्ट्री हार्ड है। दुनिया वाले कह रहे हैं कि केमिस्ट्री हार्ड है, आप लोगों के मन के अंदर नहीं बैठना चाहिए कि केमिस्ट्री हार्ड है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, एक बात आप लोग कहावत सुने होंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। जब भी आप कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, जब भी कोई आप एक अच्छे काम की शुरुआत करते हैं ना, तो मन में सबसे पहला डर तो यही रहता है कि लोग क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे, हमारे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, हमारे गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। जिस दिन यह डर आपके मन से निकल जाएगा ना, उस दिन समझिए कि आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि जिस दिन यह डर आपके मन से निकल गया, उस दिन आप सफल बनने की राह पर निकल जाएंगे। समझ गए? तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, इस चीज को सबसे पहले बच्चों आप लोग छोड़ दीजिए। तो चलिए, आज हम फिर से आगाज करते हैं केमिस्ट्री का। और पिछले क्लास में ना हम आपको बेसिक केमिस्ट्री बताए थे, पिछले क्लास में हम आपको बेसिक केमिस्ट्री बताए थे और केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जो हम आपको बताए थे वो बेसिक कंसेप्ट था, जिसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पिछले क्लास में हम आपको यह भी बता दिए थे कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और खास करके पहले नंबर चैप्टर के बारे में तो हम आपको बता दिए थे, पहले नंबर चैप्टर के बारे में हम आपको बता दिए थे कि अगर केमिस्ट्री समझना है तो पहला नंबर चैप्टर एकदम घोर करके पी जाना होगा, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से समझना होगा। और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे तरीके से पहला नंबर चैप्टर समझ भी जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम कुछ होमवर्क दिए थे, हमें अभी भी याद है। पिछले क्लास में ना हम कुछ होमवर्क दिए थे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको होमवर्क याद हो गया है? याद करने वाला होमवर्क दिए थे ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको होमवर्क याद हो गया है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए एकदम ईमानदारी से। अभी हम पूछेंगे और पूछेंगे तो सही जवाब आना चाहिए। समझ गए? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे तरीके से याद हो गया है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद हुआ है। वाह वाह, क्या बात है, हमें याद हो गया है सर, याद हो गया है क्या? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको याद हो गया है? जल्दी जल्दी से बताइए। याद है सर, याद है सर, याद है सर। पूछ लें क्या? पूछ लें। सबसे सबसे पहला शुरुआत हम करते हैं बच्चों, पूछ लेते हैं। सबसे पहला शुरुआत करते हैं, पूछ ही लेते हैं हम। बताइए आप लोग, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम का संकेत बताइए और डैश दे करके परमाणु संख्या भी लिख दीजिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या बता दीजिए। सोडियम, सोडियम का बता दीजिए बच्चों संकेत और परमाणु संख्या। सोडियम का संकेत क्या होता है सबसे पहले तो ये बता दीजिए, और साथ ही साथ ये बता दीजिए कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है। सोडियम का संकेत और परमाणु संख्या जल्दी से एक बार कमेंट करके। अरे वाह, क्या बात है, 11, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। सोडियम का संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11। ये तो एकदम आप लोग जीत गए, आप लोग तो एकदम जीत गए। समझ गए? चलिए, वाह वाह, क्या बात है। Na11, चलिए बहुत बढ़िया। सिलिकॉन का बता दीजिए बच्चों, सिलिकॉन का बता दीजिए एक बार। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होता है? जल्दी से बताइए। सिलिकॉन का संकेत बता दीजिए और परमाणु संख्या बता दीजिए, फटाफट से कमेंट करिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करिए। जल्दी जल्दी से बताइए, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है और सिलिकॉन का संकेत कितना होता है? कौन सा संकेत होता है सिलिकॉन का? बताइए। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सिलिकॉन का संकेत SI। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर सिलिकॉन का संकेत होता है SI और परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 14 होता है। वाह,
आई एम प्राउड ऑफ माई लाल, समझ गए ना, मेरे लाल तुम लोगों पर ना हम गर्व कर रहे हैं आज, समझ गए। क्योंकि भले हम कितना भी बढ़िया से केमिस्ट्री समझा लें, जब तक आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग इसके प्रति रुचि नहीं दिखाएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं, चीजों को याद करके आए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, बहुत ही ज्यादा गर्व का विषय है। चलिए एक पूछते हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल का, बताइए वनाडियम का कितना होता है, जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए। वनाडियम जल्दी जल्दी से बता दीजिए, वनाडियम, वनाडियम का क्या होता है बच्चों, बता दीजिए। हाँ अब ये मत बोलिएगा कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, वही वाला है जहां पर से हम आपको याद करने के लिए दिए थे। वनाडियम का कितना होता है, जल्दी जल्दी से बताइए। वनाडियम एक तत्व है जिसका संकेत बता दीजिए और साथ ही साथ परमाणु संख्या बता दीजिए। वनाडियम का तत्व, हाँ वनाडियम का संकेत बताइए और परमाणु संख्या। अरे वाह क्या बात है, भी, सब बच्चों का एकदम जवाब आ रहा है, भी बिल्कुल सही जवाब है भी, और परमाणु संख्या 23, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, परमाणु संख्या 23 एकदम सही जवाब है। चलिए और पूछ ले क्या, अच्छा और पूछ लेते हैं, आयरन का बताइए बच्चों, आयरन का, लोहा का बताइए, लोहा का, ठीक है ना, लोहा को ही आयरन बोला जाता है, हम आयरन भी इसे बोल सकते हैं, समझ गए ना, आयरन भी हम बोल सकते हैं, आयरन या लोहा, आयरन या लोहा, इसका परमाणु संख्या बताइए और संकेत बताइए। यह फाइनल है, अगर ये बता दिए तो हम समझेंगे कि आपको सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। लोहा का बता दीजिए, संकेत बताइए और साथ ही साथ इसका परमाणु संख्या बताइए। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है सर, बिल्कुल सही जवाब, और संकेत Fe होता है सर, बिल्कुल सही जवाब, और परमाणु संख्या 26, वाह क्या बात है, संकेत Fe और परमाणु संख्या 26, यानी कुल मिलाकर के ना हमारे तरफ से आप लोगों को ना एकदम 100% मार्क्स है, एकदम 100% मार्क्स, क्योंकि आप लोगों को जो हम बोले थे याद करके आने के लिए, आप लोग एकदम याद करके आ चुके हैं। तो चलिए इतना तो कंफर्म हो गया कि आप लोगों को सब कुछ याद है। हम 30 तक दिए थे याद करने के लिए, हम बच्चों 30 तक दिए थे याद करने के लिए, आप लोग 30 तक याद किए हैं या फिर उससे भी ज्यादा किए हैं, जरा एक बार बता दीजिए। हम बोले थे ना कि कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तत्व का परमाणु संख्या और संकेत यह याद करके आना है। आप लोग 30 ही याद किए हैं या फिर इससे भी ज्यादा किए हैं, एकदम ईमानदारी के साथ एक बार बताइएगा। तो बहुत ज्यादा हमें गर्व फील हो रहा है, एकदम सचमुच बता रहे हैं। आप लोग जो इतना फास्ट हमें जवाब दिए ना, सचमुच में हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। हमें लग रहा है कि चलो भाई, बच्चे को जो हम होमवर्क दिए वो बच्चा होमवर्क करके ले आया। अगर एक टीचर होमवर्क देता है ना, और अगर स्टूडेंट होमवर्क उसे पूरा करके दिखा दे, तो टीचर को ना बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा, और वो खुशी अभी बच्चे हमें मिल रही है, समझ गए। 45 याद किए हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 30 याद किए हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 45 याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 30 याद किए हैं ना, हम आपको कहते हैं कि केमिस्ट्री आपको 100% समझ में आएगा, 100% केमिस्ट्री आपको हम समझा देंगे अगर आप सिर्फ 30 याद किए हैं तो, समझ गए। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, 30 में ना आपका 10वां क्लास पार कर जाएगा, 10th क्लास ना इस 30 में पार कर जाएगा, इसलिए ना हम बोले थे कि 30 कम से कम याद करके ही आइएगा, समझ गए। 30, 35, 40 अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो कुल 118 तत्व है ना, अगर आप में काबिलियत है तो इसको याद करके रखिएगा, 118 याद कर लीजिए अगर काबिलियत है तो। एक लड़की का जाकर के शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, कुछ सेकंड में वो 118 तत्व का नाम बोलती थी, उसे पूरा याद था। हम चाहते हैं कि आप लोग में से भी कोई ऐसे बच्चे बने जो कि पूरा याद कर ले। तो चलिए प्यारे बच्चों, होमवर्क तो अपना कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ना शेयर कर दीजिए जल्दी से, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर करिए, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपका शेयर जरूर जाना चाहिए, समझ गए ना। कुछ नहीं तो कम से कम स्टेटस लगा लो, कुछ नहीं तो कम से कम स्टेटस लगा लो और लिख दो हमारे गुरुजी का क्लास, समझ गए ना। आप लोग लिंक को स्टेटस में लगाओ और नीचे लिख दो हमारे गुरुजी का क्लास, जिनको देखना होगा देख लेंगे, या फिर स्टेटस लगाओ नीचे लिख दो क्लास 10th वाले बच्चे जरूर जुड़े। इस प्रकार से अगर शेयर नहीं कर सकते हो, सीधे सीधे तुम स्टेटस लगा लो और स्टेटस लगा के नीचे लिख दो क्लास 10th वाले बच्चे जरूर ज्वाइन करें, बस इतना ही, इतना में हमारा शेयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक करिए और क्लास को शेयर करिए फटाफट से। हाँ आज अंग्रेजी का क्लास होगा, बिल्कुल आज होगा, अंग्रेजी का क्लास होगा बाबू, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा बताइए। चलिए
हेलो सर, एक बात बोलूं? बोलो मधु साव। जरूर बोलिए, जरूर बोलिए, आप एक बात, दो बात, तीन बात जरूर बोलिए, ठीक है ना? सर आप इतना अच्छा समझा देते हैं, मजा आ जाता है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे बताइए आप लोग। हम्म शेयर कर दिए? सारे बच्चे शेयर कर दिए? लाइक जल्दी से करिए, कम से कम बच्चों 1000 लाइक, एक के लाइक अभी तुरंत होना चाहिए। कम से कम ना एक के लाइक अभी तुरंत होना चाहिए, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करिए। सारे बच्चे लाइक करिए, तभी हमारे अंदर जोश जुनून आएगा। कहा, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, प्रिंस सर को चलाने के लिए ना बस लाइक और शेयर की जरूरत होती है। लाइक और शेयर करो, प्रिंस सर एकदम स्पीड पकड़ लेंगे, समझ गए ना? और तब तक स्पीड पकड़ेंगे जब तक आप मंजिल तक न पहुंच जाओ, ठीक है? जल्दी जल्दी से। और साथी बच्चों, आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, तो फिर जल्दी से आप लोग इस टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ऑल सब्जेक्ट का हम नोट्स डाल चुके हैं। टॉपर नोट्स तो आपको पूरा मिल जाएगा, अभी पढ़ाई भले कम हुआ है, लेकिन टॉपर नोट्स आपको फुल सिलेबस का मिल जाएगा अभी ही, समझ गए ना? फुल सिलेबस का, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा अभी। इसके अलावा टारगेट बोर्ड का नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आप लोग को वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्कृत हम एक चैप्टर खत्म किए हैं, उसका भी नोट्स डाला गया है। यानी कि जहां तक हम पढ़ा रहे हैं ना, सबका नोट्स एकदम हैंड टू हैंड देते जा रहे हैं। और आप लोग भी ना नोट्स एकदम अच्छे तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं, एकदम इस तरीके से ना आप लोग नोट्स निकलवा करके प्रिंट करवा रहे हैं। ये टारगेट बोर्ड का नोट्स है, जहां से पढ़ के बच्चे टॉप किए थे और इस बार भी टॉप करेंगे। तो आप लोग ना ऐसे नोट्स निकलवा लीजिएगा, तो मात्र 999 रुपया में बच्चों आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन चालू है, सारे रिकॉर्डेड क्लास वहां पर हमारे हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर ही लीजिए, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में सबसे पहले हम आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताए थे, अगर आपको याद हो तो। पिछले क्लास में ना हम सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में बताए थे, पदार्थ के बारे में बताए थे, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं इसके बारे में बताए थे। इसके अलावा हम आपको बताए थे कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण में बांटा जाता है, जिसमें हम आपको बताए थे कि जो तत्व होता है उसमें धातु, अधातु और उपधातु होता है। यौगिक में सह संयोजक और आयनिक बंधन होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बता दिए थे। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, सब कुछ हम आपको बता दिए थे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। आपको पता है ना कि जो परमाणु होता है किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? जल्दी से एक बार कमेंट करिए। परमाणु बच्चों किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। आपको पता है कि परमाणु जो है वो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। परमाणु जो है वो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। हम आपको यह भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है? बताइए, धन होगा कि ऋण होगा? इस पर प्रोटॉन पर क्या होगा, धन होगा कि ऋण होगा? अगर जो बच्चों, हाँ जल्दी जल्दी से बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन पर प्लस रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्या रखेंगे? जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? यहां बताइए जल्दी जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन पर बच्चों ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। या पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। यह बात हम आपको पिछले क्लास में ही पूरा करवा दिए थे। यह हमारा पीरियोडिक टेबल है, जहां पर कुल 118 तत्व हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद तत्वों का परमाणु संख्या, संकेत, ये सब कुछ हम आपको बता दिए थे। तत्वों का परमाणु संख्या, संकेत, ये सब कुछ बता दिए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। इस प्रकार से ना हम आपको बोले थे कि कम से कम कहां तक, 30 तक बच्चों याद करके आना है, और आप लोग 30 तक याद करके आ भी गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम इसी में से बताते हैं, जो आप लोग तत्व का नाम, संकेत, ये सब याद करके आए हैं, जो तत्व का नाम और संकेत ये सब आप लोग जो याद करके आए हैं, उसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है। देखिए, आज तक ना बेसिक क्लास ही चलेगा, कल के बाद से हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कल, समझ गए ना? या फिर आज हम आपको बता देंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया करते क्यों है, रासायनिक अभिक्रिया करना क्यों जरूरी होता है। यह आज कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे, बस ध्यान से समझिएगा। बताइए, कुल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों? फटाफट से बता दीजिए, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए,
कुल तत्वों की संख्या कितनी है, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा कुल तत्वों की संख्या कितनी है, जल्दी जल्दी से बताइए। हेलो, हाँ क्या बात है। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कुल तत्वों की संख्या कितनी है। हाँ, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, फटाफट से एक बार बता दीजिए। ठीक है ना, कुल तत्व की संख्या 118, याद रहेगा ना, कुल तत्व 118 है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है इस 118 तत्व में से, इस जो 118 तत्व है उसमें सबसे हल्का तत्व, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। समझिए कि यहां पर हम जितना लिखे हैं ना, सब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब एक नंबरिया क्वेश्चन है। एक याद करिएगा, एक नंबर आपका कंप्लीट होगा। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। शुरुआत भी होता है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन से ही, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, सबसे हल्का तत्व है। उसके बाद जो नेचुरल जो तत्व है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक तत्व हैं, वह कितने हैं, 98। आप कहिएगा कि सर प्राकृतिक तत्व 98 है, लेकिन टोटल तो 108 तत्व है ना, तो प्राकृतिक 98 है, बाकी तो बाकी प्यारे बच्चों लैब में बनाया गया है, समझ गए ना, वैज्ञानिकों के द्वारा लैब में बाकी बनाया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं, 98 प्राकृतिक तत्व हैं जो कि नेचुरल है, भगवान के द्वारा दिया गया है। बाकी जो तत्व है उसे लाइब्रेरी क्या लाइब्रेरी नहीं, लैब में उसे बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, यह जो कुल 118 तत्व हैं, इस 118 तत्व में से धातुओं की संख्या कितनी है, धातुओं की संख्या कितनी है, 93, ध्यान रखिएगा। कुल 93 धातु हैं, समझ गए ना, कुल 93 धातु हैं। धातु क्या होते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो धातुओं की संख्या कितना है, 93। अधातुओं की संख्या कितना है बाबू, 18। अधातु कितने हैं, 18, और उप धातुओं की संख्या कितना है, 7। तो ध्यान रखिएगा, टोटल मिलाकर के देखिए 93 और 7 100 हो गया, और 18 118। अगर इस तीनों को जोड़िएगा ना तो 118 आ जाएगा। कुल तत्व 118 है, जिसमें धातुओं की संख्या 93, यानी कि कितना कितना 93, अधातुओं की संख्या 18, और उप धातुओं की संख्या कितनी है, 7। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे इस पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, जो सबसे ज्यादा है, आपका जवाब क्या होगा, सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तत्व है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट है, समझ गए ना, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, जो कि इस ब्रह्मांड में ना सबसे ज्यादा उपस्थित है। सब जगह पर ऑक्सीजन है, हर एक जगह पर आप जहां पर भी चले जाइए सब जगह पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और धातु कौन सा है जो सबसे ज्यादा है, तो एल्युमिनियम। इस ब्रह्मांड में ना अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ लोहा, चांदी, सोना, ये सब में, और एल्युमिनियम, इन सभी धातुओं में ना सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु कौन है, एल्युमिनियम, याद रहेगा। सबसे ज्यादा उपलब्ध धातु कौन सा है, एल्युमिनियम। आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी भी लाइक की संख्या ना 1000 अभी तक पार नहीं हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक करिए, संख्या 1000 पार तुरंत हो जाना चाहिए, फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। अच्छा, सबसे हल्का तत्व आपको हम बताए, देखिए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, यहां पर भी है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व क्या ऑस्मियम, ध्यान रखिएगा। यह सब बेसिक चीज है जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको याद रहना चाहिए, आना चाहिए। चलिए, उसके बाद सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, तो लिथियम होता है। लिथियम का संकेत क्या है, जल्दी से बता दीजिए, लिथियम का संकेत क्या है, आप लोग कल ही तो याद करके आए हैं। लिथियम का संकेत क्या है, Li। चलिए बहुत बढ़िया, Li बिल्कुल सही जवाब है, Li लिथियम का संकेत है। चलिए, अच्छा अब बताइए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, पारा, मरकरी, अरे वही पारा जिससे थर्मामीटर, जिससे हम बुखार नापते हैं, समझ गए ना, जो थर्मामीटर में होता है जिससे बुखार नापते हैं, पारा। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है बताइए, पारा का संकेत क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, बहुत कुछ पूछ लेंगे हम। पारा का संकेत Hg होता है, बिल्कुल सही जवाब, इसको मरकरी भी बोलते हैं अंग्रेजी में, पारा का Hg होता है। ठीक है, चलिए, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, पारा है, मरकरी है। उसके बाद द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अधातु द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है सिवाय ब्रोमीन के,
समझ गए ना, एक ब्रोमीन ही अपवाद में है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, ये भी एक अपवाद ही है, पारा ही है जो सिर्फ द्रव अवस्था में पाया जाता है, अन्यथा कोई धातु नहीं पाया जाता है। चलिए, अच्छा, अगर हम आपसे पूछ ले कि विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है, सुचालक मतलब समझते हैं ना, सुचालक मतलब समझते हैं, जिससे होकर के उष्मा या विद्युत आर पार हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सुचालक पदार्थ। तो विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है बच्चों? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है कौन? चांदी। समझ गए ना, चांदी का संकेत होता है Ag। समझ गए ना, चांदी का संकेत Ag। देखते हैं ना, गांव में अगर चले जाएंगे तो जो महिलाएं होती हैं या फिर कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती हैं? Ag, जरा इधर आइए, बुलाती है ना, Ag, जरा बाजार से ये सामान ले आइए, होता है ना। तो Ag बड़ा प्यारा शब्द है, सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ गए ना। और Ag जो संकेत होता है ना वो किसका होता है? किसका होता है? चांदी का संकेत होता है, ध्यान रखिएगा। Ag चांदी का संकेत होता है, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है Ag, समझ गए, यानी कि कौन सा? कौन सा? चांदी, समझ गए ना। ऐसे हस्बैंड भी चालक ही होता है, समझ गए, और उसी के चलते तो नाम हो गया Ag, समझ गए। चलिए, तो विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा हो गया? Ag हो गया, Cu हो गया और Al हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों, चांदी हो गया, कॉपर हो गया जिसको तांबा हम लोग बोलते हैं, देखते हैं तब ना, पंखा का अगर कॉइल जर जाता है तो बोलते हैं कि एल्युमिनियम वाला कॉइल मत लगाइएगा, तांबा वाला कॉइल लगाइएगा, नहीं तो फिर पंखा स्पीड में घूमबे नहीं करेगा, समझ गए। तो तांबा हो गया और एल्युमिनियम। देखते हैं तार जो तनाता है पॉल पर, वो कौन सा तार होता है? एल्युमिनियम का तार होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, इसलिए, समझ गए। तो विद्युत का अच्छा सुचालक Ag, Cu और Al होता है, समझ गए। चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, याद रहेगा। वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत का सुचालक आधातु, कोई भी आधातु ना विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। आधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, बल्कि सिर्फ धातु ही है जो विद्युत का सुचालक होता है, समझ गए ना। सिर्फ धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सिर्फ धातु विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन पेंसिल आप लोग देखे होंगे, पेंसिल के अंदर में जो नोक रहता है ना, ब्लैक कलर का, ब्लैक ब्राउन कलर का, समझ गए ना, काला भूरा रंग का जो नोक रहता है ना, वह होता है बच्चों ग्रेफाइट, समझ गए। पेंसिल जो आप लोग देखते हैं, समझ गए, पेंसिल आप लोग देखे हैं ना, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है ना, पेंसिल आप लोग जरूर देखे होंगे बच्चों। यह पेंसिल में आगे जो नोक रहता है ना, पेंसिल में आगे जो नोक रहता है, यह नोक जो है ना प्यारे बच्चों, यह किस चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का, समझ गए ना। और ग्रेफाइट क्या है? एक आधातु है। ग्रेफाइट क्या है? एक आधातु है, और आधातु होते हुए भर में भी यह क्या है? सुचालक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अपवाद में यह आता है। किस चीज में यह आता है? अपवाद में यह आता है। यानी कि आधातु जो होता है ना, वह विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भर में भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि यह क्या है? अपवाद में है। उसके बाद, अच्छा अब बताइएगा, हमारी हड्डियों और दांतों का जो निर्माण होता है, हमारी हड्डियों और दांतों का जो निर्माण होता है वह किस तत्व के कारण होता है? बताइए, हमारी हड्डियों और दांतों का जो निर्माण होता है वह किस तत्व के कारण होता है? क्या आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग बताइएगा किस तत्व के कारण? देखते हैं, किसी का अगर हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर बोलता है ना कि जाओ कैल्शियम वाला चीज खाइएगा, या फिर कैल्शियम का गोली देता है खाने के लिए कि कैल्शियम वाला चीज खाइए, ठीक है। क्योंकि हमारी हड्डियों में और दांतों में ना प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, समझ गए। और अगर बच्चों कैल्शियम हमारे शरीर में पर्याप्त है ना, तो समझिए कि आपका हड्डी एकदम मजबूत है। तो हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण किस चीज से होता है? आपका जवाब होगा सर कैल्शियम से होता है। किस चीज से? कैल्शियम, और कैल्शियम का संकेत Ca होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे क्रियाशील धातु, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु। अभिक्रियाशील क्या होता है? जो जल्दी अभिक्रिया कर ले, समझ गए ना, जो जल्दी अभिक्रिया कर ले, जिसका अभिक्रिया एकदम फास्ट हो जाए, समझ गए ना, जिसका अभिक्रिया एकदम फास्ट हो जाए उसे कहते हैं ज्यादा अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो सीजियम, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु सीजियम होता है। और सबसे क्रियाशील आधातु कौन सा है? तो फ्लोरीन होता है,
सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सीजियम, और अधातु कौन सा है सबसे ज्यादा क्रियाशील, तो फ्लोरीन होता है। बताइए क्या आप लोग इतना याद कर पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यह 18 जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए ना कि आपके लिए 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि हमारे लिए ना यह 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है, जरूर पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हर हाल में पूछता है। इस बात को आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो बताइए हो जाएगा ना याद? याद हो जाएगा? चलिए यह सभी आप लोग याद कर लेंगे ना, अगली क्लास में जब हम पूछेंगे तो सब याद आपका रहेगा ना? जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अगली क्लास में याद रहना चाहिए। अगली क्लास में ना ये सब आपको याद रहना चाहिए, अगली क्लास में ना आपको याद रहना चाहिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अगली क्लास में ना ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। समझ गए ना? बेसिक चीज अभी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बेसिक, जिसके मदद से आप केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, जिस चीज की मदद से आप केमिस्ट्री को बेहतर जान सकते हैं। यह सब क्या है? केमिस्ट्री का एक अंग है, केमिस्ट्री का पाठ पुर्जा है, जिसकी मदद से आप लोग केमिस्ट्री बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और आपको बताते हैं कि निष्क्रिय सक्रिय नोबेल गैसों का नाम लिखिए। देखिए पदार्थ में तो ठोस, द्रव और गैस तीनों होते हैं ना, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि निष्क्रिय गैस, जिसको हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं, समझ गए ना? परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। जैसे अगर विद्युत बल्ब होता है तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब जो हमारे घर में जलता है ना, उस विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका जवाब होगा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, जिसको हम लोग अक्रियशील गैस भी बोलते हैं। निष्क्रिय गैस, समझ में आया ना? तो देखिए हीलियम जो होता है बच्चों, यह क्या है? एक निष्क्रिय गैस है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हीलियम जो है एक निष्क्रिय गैस है, नियॉन निष्क्रिय गैस है, ऑर्गन निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन निष्क्रिय गैस है, जेनॉन निष्क्रिय गैस है, रेडॉन निष्क्रिय गैस है। तो यह सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। बताइए याद हो जाएगा? ये सब क्या है जी? एक निष्क्रिय गैस है। तो बताइए आपको याद होगा? याद हो जाएगा ना? चलिए तो यह वाला याद हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, जब क्वेश्चन बैंक आप लोग उल्टेंगे ना तो देखिएगा कि यह वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सा तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तत्व है लेकिन चाकू से किसे काट सकते हैं? तो वह हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, यह तीनों को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। समझ गए ना? तीनों को काट सकते हैं। चलिए आगे जल्दी बता दीजिए, आगे बता दीजिए। कार्बन, कार्बन क्या है बाबू? तो कार्बन एक अधातु है। यह वाला तो पता नहीं, परीक्षा में हमें लगता है कि प्रत्येक साल पूछ देता है, हर एक साल यह क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन क्या है? एक अधातु है। या फिर आपसे पूछ देगा अधातु कौन है, 4 ऑप्शन देगा और उसमें एक कार्बन भी रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन सी जो होता है ना, कार्बन सी है क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है। ध्यान रखिएगा कार्बन क्या है? अधातु है। इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिए, गौर कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, बुझ लीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझ लीजिए ना, कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। याद रहेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? जब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब तीसरा नंबर चैप्टर में ना कार्बन एवं इसके अपरूप, कितना नंबर चैप्टर है? तीसरा या चौथा नंबर चैप्टर है कार्बन एवं इसके अपरूप। समझ गए ना? कार्बन एवं इसके अपरूप। जब यह चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन एवं इसके अपरूप, तो वहां पर बताएंगे हम आपको कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2 अपरूप, हीरा ग्रेफाइट। समझ गए ना? कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। यह बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? आप लोग बोलेंगे कि सर ये स्टील को दबा रहे हैं, नहीं दब रहा है, स्टील सबसे ज्यादा कठोर है। फिर आप लोहा को हाथ में लेंगे, कहेंगे सर लोहा सबसे ज्यादा कठोर है। लेकिन सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है कौन एक्चुअल में? तो ध्यान रखिएगा, हीरा जो होता है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कठोर है। हीरा जो होता है ना सबसे ज्यादा कठोर है, और हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है। समझ गए ना? हीरा क्या है? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये जो
ये जो कोयला जिस पर हम लोग खाना बनाते हैं, वो कोयला भी क्या है, सब कार्बन का अपरूप है। समझ गए? तो ये सब क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक ना हम आपको पहले नंबर चैप्टर में ऑलरेडी बता चुके हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, जरा एक बार कमेंट करके बताइए। हीरा का अपवर्तनांक बच्चों बताइए कितना होता है, फटाफट से बताइए। हीरा का अपवर्तनांक बच्चों बता दीजिए कितना होता है। आपको हम किस सब्जेक्ट में बताए हैं, हीरा का अपवर्तनांक किस सब्जेक्ट में बताए हैं, बताइए। हीरा का अपवर्तनांक बताइए, फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हम बताए हैं ना कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। बिल्कुल सही जवाब है। अरे वाह, आप सच बता रहे हैं। आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे जब रहेंगे ना, आप लोगों के जैसे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, तो एक टीचर को ना पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। कुछ भी पूछो कमेंट भर गया, कुछ भी पूछो कमेंट भर गया, कितना मजा की बात है बताओ। है कितना अच्छा लगता है जब कुछ भी पूछते हैं आप लोग का जवाब आ जाता है ना, तो लगता है कि चलो भाई बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। समझ गए? चलिए, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। अच्छा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक होता है? क्या अगर हम लोग एक हीरा का पेन ले लिए, इस तरफ अगर हम लोग बिजली वाला तार सटाएंगे तो क्या इस तरफ लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा, बताइए। हीरा जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, बताइए फटाफट से। हीरा जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? आप लोग बोलेंगे सर हीरा कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। हीरा जो होता है ना वह विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ग्रेफाइट मुलायम होता है, देखते हैं ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है ना कि अगर आप उसे नाखून से भी छीलेंगे ना तो नाखून से भी वो क्या होता है, छिला जाता है। पेंसिल को अगर पेंसिल का नोक जो है वो मोटा हो जाता है ना, तो उसे क्या करते हैं, नाखून से भी हम लोग खरोच देते हैं तो वो आराम से खरोच आ जाता है। यानी कि ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल अभी बताया ना कि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। हमेशा आप लोग को धातु और अधातु चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें धातु का गुण बताएंगे। जब धातु और अधातु चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि धातु के भौतिक गुण होते हैं कि वह चमकदार होता है। धातु के भौतिक गुण होते हैं कि वह चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, पेंसिल का जो नोक है वह ग्रेफाइट है, और वह एक ऐसा अधातु है कि अधातु होते हुए भर में भी वह क्या है, चमकदार है। यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। तो ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब अधातु होते हुए भर में भी क्या है, चमकदार होता है। यह बात आप लोग अपने भेजे में अटा लीजिए। तो इतना आप लोग को याद हो गया, बताइए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बताइए, अब आगे बढ़ा जाए बच्चों, हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है, यह वाला कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको केमिस्ट्री पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री चाहते हैं कि केमिस्ट्री में हमें कोई दिक्कत ना हो, तो फिर अभी यह वाला कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा। समझ गए ना? अभी जो हम आपको बता रहे थे ना कि ज्यादा विक्रियाशील धातु कौन सा होता है, कम विक्रियाशील धातु कौन सा होता है। जैसे देखिए, आदमी में ही अगर आदमी की बात करें, आदमी अगर 10 गो आदमी खड़ा है, 10 आदमी जब खड़ा है ना तो वहां पर क्या होता है, अरे हम ज्यादा ताकतवर हैं, वो कहता है कि नहीं ना हम ज्यादा ताकतवर हैं, अरे हम पहलवान आदमी है भाई, हम तुमको पटक देंगे, हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा देख रहा है बॉडी स्टॉडी एकदम देख रहा है, पूरा है। आपस में बातचीत करते हैं ना। उसी तरीके से जो 118 तत्व हैं उसमें कुछ तत्व के पास ज्यादा ताकत है, कुछ तत्व के पास कम ताकत है। तो जिसके पास ज्यादा ताकत है उसको बोलते हैं ज्यादा अभिक्रियाशील। क्या बोलते हैं? ज्यादा अभिक्रियाशील। और जिस तत्व के पास कम ताकत है उसको बोलते हैं कि यह, हाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसके पास ज्यादा ताकत है उसको, तो वह हो गया ज्यादा अभिक्रियाशील। जिसके पास कम ताकत है तो वह इसलिए बात है कि वह कम अभिक्रियाशील होगा। समझ गए ना? ज्यादा ताकत है तो ज्यादा अभिक्रियाशील, कम ताकत है तो क्या हो जाएगा, तो कम अभिक्रियाशील। अच्छा, अब एक कंसेप्ट और समझिए, अब एक कंसेप्ट और समझिए। जो ज्यादा ताकतवर होता है ना वो चाहता है कि कम ताकतवर को हम दबा करके रखें, नीचे रहने दे, ऊपर उसको नहीं आने दे। हमेशा सच्चाई बात है कि नहीं है, बताइए। जिसके पास ज्यादा ताकत होता है, जो ज्यादा ताकतवर है, वह सोचता है कि हम बलवान हैं, हम ऊपर रहेंगे, और जो कम ताकतवर है उसको नीचे रखता है। जो तत्व है ना बच्चों, वहां पर भी यही कंसेप्ट चलता है। जो ज्यादा ताकतवर है यानी कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वह ऊपर रहता है,
समझ गए ना। और जो कम अभिक्रियाशील है वो नीचे रहता है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो चाहता है कि कम अभिक्रियाशील वाला को हम हटा दें, और हटा भी देता है। समझ गए ना। जो ज्यादा विक्रियाशील है, जो ज्यादा विक्रियाशील तत्व है, जिस तत्व के पास ज्यादा ताकत है, वो कम ताकत वाले को ना हटा देता है अपनी जगह से। कहता है भागो तो यहां से, तुम्हारा जगह हम ले सकते हैं, तुम हमारा जगह नहीं ले सकता है। समझ में आया। तो ज्यादा विक्रियाशील कम अविक्रियाशील वाले को क्या करता है, हटा देता है। क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग यही समझेंगे कि कौन आखिर किस तत्व को हटा सकता है, यानी किसके पास ज्यादा ताकत है, किसके पास कम ताकत है। आज हम लोग बच्चों इस चीज को समझेंगे। और अगर इसको समझ लिए ना तो केमिकल रिएक्शन में, समीकरण में कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। समीकरण संतुलित करते हैं तो कहते हैं कि सर ई धातु को कैसे हटा दिया सर, कौन नियम से हटा दिया सर। तो इसका कारण यही है कि वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो कम अभिक्रियाशील है। तो कौन धातु दूसरे धातु को किस तरीके से हटाता है जरा समझिएगा ध्यान से, इसका कुछ नियम है। देखिए हम यहां पर लिख दिए हैं, यह जो आप लोग 16 17 हम लिखे हैं ना, इसको आप लोग कम से कम याद कर लीजिएगा। अगर 10वां क्लास के बच्चे हैं ना तो यह 16 अगर याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 10वां क्लास पार कर जाएगा। समझ गए। हम सिर्फ उतना ही देते हैं जितना में आपका काम चल जाए। समझ गए ना, जितना में आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। है तो 118, उतना में कहां जंजाल में फंसिएगा। समझ गए ना, उतना जंजाल में मत फंसिए। आराम से आप लोग जितना में काम हो जाएगा ना उतने में ही काम करके निकल जाइए। देखिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम, इतना हम लिख दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1 नंबर पर लिथियम को लिखे हैं, 2 नंबर पर पोटेशियम को लिखे हैं, 3 नंबर पर सोडियम को लिखे हैं, 4 नंबर पर कैल्शियम को लिखे हैं, 5 नंबर पर मैग्नीशियम को लिखे हैं। इन सभी को हम क्या कर दिए हैं, व्यवस्थित कर दिए हैं और नियमा इधर लिख दिए हैं। समझ गए ना। जो नियम है कि कौन किसको हटाएगा उसका नियम इधर है। देखिए सबसे पहला नियम बाबू समझिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहला नियम समझिए, हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब देख लीजिए इस 16 में हाइड्रोजन कहां पर है जी, हाइड्रोजन यहां पर है ना, हाइड्रोजन अपना यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाला जितना भी तत्व है, हाइड्रोजन से नीचे वाला जितना भी तत्व है, यह जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। यह जल से कभी अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है। सोना का आप लोग अंगूठी पहनते हैं ना, सोना का अंगूठी पहनते हैं। देखिए यहां पर सोना ऑप्शन में है ना, सोना का अंगूठी पहनते हैं। सोना का अंगूठी पहन करके पानी पी लेते हैं, बर्तन साफ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पानी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्या कभी भी पानी सोना के साथ अभिक्रिया करता है? यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या कभी भी वो सोना का अंगूठी पानी के साथ अभिक्रिया करता है? बिल्कुल भी नहीं। चांदी का अंगूठी पहनते हैं, क्या कभी वो चांदी का अंगूठी पानी के साथ अभिक्रिया करता है? बिल्कुल भी नहीं। हम प्लेटिनम का अंगूठी पहनते हैं, प्लेटिनम का अंगूठी भी कभी भी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों कॉपर, तांबा, तांबा को आप पानी में डुबा करके रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा। मरकरी, पारा को रख दीजिए, चांदी को, यानी कि आप लोग देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली आप लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके हैं। सोना का अंगूठी पहन चुके हैं, चांदी का अंगूठी पहन चुके हैं, प्लेटिनम का अंगूठी के बारे में आप लोग जानते होंगे या फिर पहने भी होंगे। तो ये सब कभी भी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि हाइड्रोजन से जो नीचे वाला है यह कभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर किसी रिएक्शन में दे दे कि Hg+H2O, कहिएगा कि सर ये अभिक्रिया नहीं होगा। समझ गए ना। किसी भी रिएक्शन में बच्चों अगर दे दे, किसी भी रिएक्शन में अगर दे दे, जैसे मान लिया जाए Ag चांदी हो गया, प्लस में अगर दे दे कि H2O, बताइए इस क्या बनेगा यह? आप बोलिएगा सीधे सर ये अभिक्रिया नहीं होगा। क्या अभिक्रिया? अभिक्रिया नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? देखिए H2O कहने का मतलब क्या हुआ? H2O कहने का मतलब जल होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। H2O कहने का मतलब जल होता है। तो चांदी कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो अगर इस प्रकार का रिएक्शन कहीं दिखे, आपको बोलना है कि सर अभिक्रिया नहीं होगा। अगर दे दे बताइए Au प्लस में H2O, आप लोग को बोलना है कि सर ये अभिक्रिया नहीं होगा, ये अभिक्रिया नहीं होगा। अगर आपसे हम बोल दें कि जो प्लेटिनम होता है बच्चों, प्लेटिनम जो होता है यह जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, बताइए इसका अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? बोलिएगा कि सर ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। समझ गए ना। यानी कि यह सभी जो है ना, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो हाइड्रोजन से इस लिस्ट में नीचे हैं, आप लोग ना इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। समझ गए। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं यह कभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। कहीं पर भी अगर रिएक्शन दिखता है सीधे लिखिए अभिक्रिया नहीं हो सकता है। अच्छा, पहला नियम तो आप लोग समझ गए। दूसरा नियम समझिए, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल 1 2 से अधिक सक्रिय होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, हम जो तत्व ऊपर में लिखे हैं
और बारी 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 से नीचे आ गए हैं, समझ गए ना। हम ऊपर में लिखे हैं और धीरे 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 करके हम नीचे आ गए हैं। तो यहां से आप लोग ना एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर वाले तत्व होते हैं, जरा एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, कंसेप्ट पूरा देख लीजिए। जो ऊपर वाला तत्व है, ऊपर में कौन बैठता है जी? जो राजा होता है, जिसके पास ज्यादा ताकत होता है, ऊपर में वही ना बैठता है। तो यहां पर जो सबसे ऊपर में है, समझिए कि उसके पास ताकत सबसे ज्यादा है। जो सबसे ऊपर में है, ताकत उसके पास सबसे ज्यादा है। और ऊपर वाला जो तत्व है ना, वह नीचे वाला से ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाला से ज्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे वाला से ज्यादा क्या है? ताकतवर है। समझ में आया? एकदम अपने अपने निजी जिंदगी से उसको देखिए। आपको हम बोले हैं ना कि केमिस्ट्री से आपको प्यार होगा, केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा, और केमिस्ट्री से आपको डर खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? है क्या कुछ है? बस कुछ चीजों को तो बस याद करना है। ऊपर वाला नीचे वाला से ज्यादा क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। अपने निजी जिंदगी से जोड़िए। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो ऊपर रहता है भाई। जो बेचारा गरीब होता है, जिसके पास कम ताकत होता है, वो नीचे दबा हुआ रहता है। समझ गए? तो यहां पर जो ऊपर में है उसके पास ताकत ज्यादा है। अब हम अगर आपसे पूछ लें कि बताइए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में ज्यादा ताकतवर कौन है, आप लोग क्या बताइएगा? फटाफट से बताइए। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, बाकी सबको हम हटा देते हैं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादा ताकतवर की जगह पर हम अभिक्रियाशील बोलेंगे। समझ गए ना? ताकतवर की जगह पर ना हम केमिस्ट्री में अभिक्रियाशील बोलते हैं। तो बताइए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में दोनों में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि सर मैग्नीशियम चूंकि ऊपर में है। अभी तो आप बताए कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाला से ज्यादा सक्रिय होता है, यानी कि मैग्नीशियम ऊपर में है तो मैग्नीशियम के पास ज्यादा ताकत है, मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। बताइए अभी के पहले अगर हम आपसे पूछते तो क्या बता पाते? नहीं बता पाते। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए बताइए आप लोग कि जो टीन होता है और जो लेड, लेड मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा। समझ गए ना? लेड मतलब क्या होता है? शीशा। ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए शीशा और टीन में ज्यादा विक्रियाशील कौन है, क्या बताइएगा? अगर हम आपसे पूछें कि शीशा और टीन में ज्यादा विक्रियाशील कौन है, क्या बताइएगा? आप लोग बोलिए फटाफट से जवाब हाँ जवाब बताइए। आप लोग जवाब बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, आंसर हम नहीं बताएंगे, हम कंसेप्ट समझाएंगे, जवाब आपके मुंह से निकलेगा। समझ गए ना? जवाब आपके अंदर से निकलेगा। हम तो सिर्फ कंसेप्ट समझाते हैं, बोलते तो आप लोग है ना। बताइए शीशा, शीशा और टीन में ज्यादा विक्रियाशील कौन है? टीन। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब बताइए आप लोग, अब हम आपसे और क्वेश्चन पूछते हैं और जरा बताइएगा। सोडियम और कैल्शियम में, सोडियम और कैल्शियम में, चलिए बताइए सोडियम और कैल्शियम में ज्यादा विक्रियाशील कौन है? ज्यादा विक्रियाशील कौन है? सोडियम और कैल्शियम में ज्यादा विक्रियाशील कौन है? आप लोग तुरंत लिस्ट देखेंगे कि देखते हैं भाई, लिस्ट देखते हैं ज्यादा विक्रियाशील कौन है? सोडियम और कैल्शियम। सोडियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा विक्रियाशील होगा, ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर। तो आप लोग फट से बताइएगा, तुरंत बता दीजिएगा सर सोडियम ज्यादा विक्रियाशील है। बोलिएगा ना कि सर सोडियम ज्यादा विक्रियाशील है। यानी कि बच्चों एक बात तो आप लोग को समझ में आ गया ना, एक बात तो समझ में आ गया ना कि जो ऊपर वाला तत्व है इस लिस्ट में, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ऊपर वाला तत्व, ऊपर भगवान के पास तत्व नहीं है। समझ गए ना? इस लिस्ट में बच्चों जो ऊपर में हम तत्व लिखे हैं ना, वो ज्यादा विक्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, ये कम विक्रियाशील होते जा रहा है। दो कंसेप्ट अभी तक बताए हैं, समझ में आ गया? दो ही कंसेप्ट बताए हैं। पहला कंसेप्ट क्या बताए? पहला कंसेप्ट हम आपको बताए कि हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और दूसरा कंसेप्ट बताए कि ऊपर वाला तत्व जो है वह नीचे वाला तत्व से ज्यादा ताकतवर है, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील है। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ गया ना? चलिए समझ में आ रहा है तो फिर क्लास को लाइक और शेयर करने में पीछे मत हटिएगा, क्लास एकदम दम करके लाइक और शेयर करते रहिए। समझ गए? चलिए अब देखिए तीसरा कंसेप्ट बताते हैं, तीसरा कंसेप्ट बताते हैं। तीसरा कंसेप्ट ना बहुत आराम है, बहुत आसान है। ऑब्वियसली सी बात है, अभी हम आपको बताए कि ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर है, नीचे वाला कम ताकतवर है। तो अब अपने मन से आप बता दीजिए कौन किसको हटा सकता है? कौन किसको हटा सकता है? क्या लिथियम पोटेशियम को हटाएगा कि पोटेशियम लिथियम को हटाएगा? बताइए कौन किसको हटाएगा? बताइए फटाफट से। ऊपर वाला नीचे वाला को हटाएगा कि नीचे वाला ऊपर को हटाएगा? आप लोग जरा बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट करिए कौन किसको हटाएगा।
अपने निजी जिंदगी से जोड़ लीजिए ना। जो ज्यादा ताकतवर होता है कम ताकतवर को लतिया देता है, उसको हटा देता है, कहता है भाग तो यहां से, न तो तुमको लतिया देंगे। समझ गए? तो जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम वाला को क्या करता है? हटा देता है, कम वाला को हटा देता है। अब जरा बताइए बच्चों कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाला तत्व को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? हटाएगा ना। ऊपर वाला तत्व जो है वह नीचे वाला तत्व को हटाएगा। एल हटाएगा किसको? पोटेशियम को। पोटेशियम हटा देगा किसको? सोडियम को। एल हटा सकता है अपने से नीचे वाला सब को। देखिए जैसे अगर लिथियम की बात किया जाए तो लिथियम तो सबसे ऊपर में है, एकदम सिंहासन पर विराज रहा है, तो लिथियम जो है ना यह सब को हटा सकता है। लिथियम जो है यह सब को हटा सकता है, लेकिन ये सब ना लिथियम को नहीं हटा सकता है, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर में है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सब लिथियम को नहीं हटा सकता, लेकिन लिथियम ना इस सब को हटा सकता है। समझ गए? अच्छा अब देख लीजिए, अब जरा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब अगर हम बात करें सोडियम और कैल्शियम में, तो कौन हटाएगा? जल्दी से बताइए, हटेगा कौन और हटाएगा कौन? सोडियम और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कौन हटेगा और कौन हटाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन हटेगा और कौन हटाएगा सोडियम और कैल्शियम में? बताइए, सब कुछ आप बताइएगा, तब ना बोलते हैं केमिस्ट्री समझना बहुत आसान है, बस कुछ कंसेप्ट को समझाने के लिए ना बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। अब इसी चीज को ना कोई कोई टीचर बोल देंगे, अरे ये सब याद करके आना कि लिथियम पोटेशियम को हटा देगा, पोटेशियम सोडियम को हटाएगा, लिथियम सोडियम को हटाएगा, लिथियम कैल्शियम को हटाएगा। बबुआ रात भर रटोगे ना फिर भी याद नहीं होगा, लेकिन ये कंसेप्ट अगर याद कर लोगे ना, बस ये वाला लिस्ट अगर आप लोग आपके दिमाग में रहेगा ना, तुरंत याद हो जाएगा चुटकियों में। आप लोग क्या बोल रहे हैं? इन्ने हटाएगा सर, सोडियम हटा देगा किसको? कैल्शियम को। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है कि सोडियम हटा देगा। अगर हम इधर बात कर लें, हाइड्रोजन और कॉपर में बात कर लें बच्चों, तो बता दीजिए कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? हाइड्रोजन हटाएगा कि कॉपर हटा देगा हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन हटा देगा कॉपर को कि कॉपर हटा देगा हाइड्रोजन को? अभी आप बताए हैं ना सर, अभी आप बताए हैं ना सर कि ऊपर वाला नीचे वाला को हटा देता है, ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल होता है, ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल होता है, तो हाइड्रोजन हटा देगा कॉपर को, हाइड्रोजन हटा देगा कॉपर को। कंसेप्ट तीनों समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए। पहला कंसेप्ट हम आपको क्या बताए? ध्यान से देखिए, रिवाइज कर देते हैं। पहला कंसेप्ट बच्चों हम आपको क्या बताए? पहला कंसेप्ट हम आपको बताए कि हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट हम आपको क्या बताए? दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताए कि जो ऊपर वाला तत्व होता है नीचे वाला तत्व से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, मतलब कि ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताए? कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाला तत्व को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को कभी नहीं हटाएगा। एक नंबर जो है, जो 4 नंबर को हटा देगा, 1 नंबर 5 नंबर को हटा देगा, 6 नंबर को हटा देगा, लेकिन 6 नंबर कभी 1 नंबर को नहीं हटा सकता, इसके पास इतना पावर ही नहीं है। समझ गए? बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ये वाला कंसेप्ट कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए। और एक कॉमन सा फैक्टर है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ठंडा जल से विक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम कहां पर है जी? मैग्नीशियम ये कभी भी ना ठंडा जल के साथ विक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम कभी भी जल के साथ विक्रिया नहीं करेगा। ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी अगर Mg+H2O दे देना, Mg+H2O दे दे, कहिएगा सर विक्रिया नहीं होता है। समझ गए? हाँ, ये चीज तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है कि ये हाइड्रोजन से नीचे वाला जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। मैग्नीशियम के बारे में ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम कभी ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो कंसेप्ट कितने लोगों का क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से आ गया सर। तो कुल मिलाकर के यहां पर निष्कर्ष क्या निकला? अच्छे से तो आ गया, हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। निष्कर्ष क्या निकला? कि ई वाला लिस्टवा आपको ना याद रखना पड़ेगा। ये लिस्टवा अगर याद है तो केमिस्ट्री में आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कौन किसको हटा सकता है। अगर ये लिस्ट याद नहीं है तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। है क्या गो? 16 गो है बाबू, याद होगा कि नहीं होगा? बताइए। 10 अक्षर के मोबाइल नंबर अभी तुरंत याद हो जाता है। अगर रोड पर चल रहे हैं, कोई लड़की अगर 10 अक्षर के मोबाइल नंबर बोल दे, एक बार में दिमाग में घूम जाएगा, अरे 98 35 27 28, तुरंत याद हो जाएगा। समझ गए ना? उसको रटते चले जाएंगे। कितना बताई थी? 98 35 28 29, 98 35 28, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन इस 16 को नहीं याद होगा, तुरंत याद हो जाना चाहिए। हो जाएगा ना? बताइए, हो जाएगा? तुरंत याद हो जाएगा। 10 अक्षर का मोबाइल नंबर तुरंत याद हो जाता है, इस 16 अक्षर वाला याद नहीं होगा जी? बताइए, हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं कि आपको याद आता है कि नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं इसी पर,
समझ गया ना। अभी तो आप लोग को लिस्ट याद नहीं है ना, है तो लिस्टवा हम बगल में दे देंगे, लिस्ट में देख करके आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग तैयार हैं तो फिर यस सर यस सर यस सर लिख दीजिए जल्दी से। अगर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं तो फिर जल्दी से यस सर यस सर यस सर कमेंट में लिखिए और बताइए बच्चों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जवाब ए बी सी डी बताइए। निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है? सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है बता दीजिए। यह क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑलरेडी बिहार बोर्ड जितने भी क्वेश्चन हम उठाए हैं ना अभी आपसे पूछने के लिए 3-4 सब बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है। तो फटाफट से बता दीजिए निम्नलिखित में सबसे कम सक्रिय कौन है, मतलब सबसे कम पावरफुल, सबसे कम पावरफुल कौन है। देखिए सोडियम की बात करते हैं भाई, सोडियम कहां पर है? यहां पर है। जिंक का बात कर लेते हैं, जिंक कहां पर है? यहां पर है। टीन की बात कर लेते हैं तो टीन कहां पर है? 9 नंबर में यहां पर है। और पोटेशियम की बात कर लेते हैं तो पोटेशियम कहां पर है बाबू? पोटेशियम 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 कहां पर है? पोटेशियम 2 नंबर में यहां पर है। अब देखिए सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे कौन आ गया देख लीजिए। जो सबसे नीचे है वो सबसे कम सक्रिय है। सबसे नीचे जो है वो सबसे कम सक्रिय है। तो देख लीजिए सबसे नीचे कौन सा है? यहां पर टीन है, 9 नंबर में चला गया है। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? टीन, यानी सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? समझ में आ गया? टीन, वाह क्या बात है, टीन एसएन, वाह बिल्कुल सही जवाब। पहला क्वेश्चन तो आप लोग का एकदम सही हो गया। पहला क्वेश्चन तो एकदम सही हो गया। सही हुआ ना? तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर और लाइक करिए, शेयर और लाइक करिए। कम से कम जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। पहला चैप्टर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। दूसरा नंबर चैप्टर से समझने के लिए आपको टॉपर बैच ज्वाइन करना ही होगा। दूसरा बैच से टॉपर बैच आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए हो गया, सारे बच्चे यहां तक समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है? आंसर बताइए। लिस्ट हम बगल में दे दिए हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अभी तुरंत आपको लिस्ट याद नहीं हुआ होगा, इसलिए हम लिस्ट दे दिए हैं। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है। यह भी आपको ऑलरेडी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। अगर बच्चों हम कॉपर की बात करते हैं तो उधर मिला लीजिए, कॉपर कहां पर है? 12 नंबर में कॉपर है। एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम कहां पर है? देख लीजिए 6 नंबर में एल्युमिनियम है। लेड की बात करते हैं 10 नंबर में चले आइए। आयरन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ना 8 नंबर में चले आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो हमें देखना होगा कि सबसे ऊपर में कौन है। तो सबसे ऊपर में कौन आ रहा है? देखिए सबसे ऊपर में 6 नंबर है, एल्युमिनियम ना, तो एल्युमिनियम इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम इसका सही जवाब होगा। हो गया, एल्युमिनियम इसका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज्यादा सक्रिय पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा सक्रिय एल्युमिनियम हो जाएगा। यह चारों में सबसे ज्यादा सक्रिय एल्युमिनियम हो जाएगा। क्लियर है? हो गया। चलिए अब उसके बाद आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। पोटेशियम की अगर हम लोग बात करें तो क्या पोटेशियम करता है? पोटेशियम कर लेगा जल के साथ अभिक्रिया। देखिए हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन के नीचे वाला जो तत्व है यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, पहला चीज बताए थे। दूसरा क्या बताए थे? मैग्नीशियम कभी भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह 2 चीज बताए थे ना। पोटेशियम देख लीजिए क्या है उस लिस्ट में, इधर हाइड्रोजन के नीचे क्या पोटेशियम है? नहीं है। मैग्नीशियम हो सकता है क्योंकि यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जिंक प्यारे बच्चों, जिंक भी नहीं है। जवाब अपना हो जाएगा मैग्नीशियम, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आपको हम यहां पर बताए थे ना, देखिए यहां पर मैग्नीशियम ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। तो जल से अभिक्रिया कौन नहीं करता है? मैग्नीशियम। जवाब कौन सा हो जाएगा यहां पर? 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, आप लोग लगे हाथ। एक क्वेश्चन और बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? फटाफट से बताइए। जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? जवाब क्या होगा? जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सोना। अभी तो हम आपको बताए थे सोना का अंगूठी। सोना का अंगूठी जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। याद हो गया? सोना का अंगूठी आप लोग जानते हैं ना, जल के किसी भी अभिक्रिया के साथ जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जवाब हो जाएगा 4 नंबर। कंप्लीट हो गया यहां तक? सोना, वाह बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए गोल्ड।
अब देखिए प्यारे बच्चों ना, जो हम कंसेप्ट अभी यहां पर बताए आपको कि कौन अभिक्रिया करेगा कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और ना परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग देखते होंगे हमेशा यह वाला क्वेश्चन रहता है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? यह क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड परीक्षा में देख लीजिएगा, हमेशा पूछता है। और अभी जो कंसेप्ट बताया ना, इसी कंसेप्ट से संबंधित है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है, पानी का टैंक, समझ गए? तांबा का टैंक बन जाता है, लेकिन लोहा का टैंक लोग क्यों नहीं बनाता है? आपको पता है ना कि लोहा और पानी दोनों मिलेगा तो लोहा में तुरंत जंग लग जाएगा, तुरंत सड़ जाएगा, समझ गए? तो तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लोहा क्या करता है? वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और जंग बना लेता है, समझ गए ना? तो लोहा जो है वह जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। समझ में आया? लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। कितना एकदम आसान सा सवाल है, बताइए। सवाल में कहीं कोई दम है? सवाल में तो दम है, लेकिन आप लोग इसको बेदम कर दिए, आप लोग बेदम कर दिए, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट समझ गए। जब कंसेप्ट समझ जाइएगा तो अच्छे अच्छे को बेदम कर दीजिएगा। जब युद्ध करने का कला आप में आ जाएगा ना, तो फिर आप किसी भी सेना को पराजित कर सकते हैं। जब युद्ध करने का कला आप सीख जाएं, जब तलवार चलाना सीख जाएं, जब बंदूक चलाना सीख जाएं, तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। वैसे ही जब आप कंसेप्ट सीख जाएं तो किसी भी क्वेश्चन को आप हरा सकते हैं। समझ गए ना? तो बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कोई दिक्कत है? हम्म? अब कोई दिक्कत है क्या? अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए। अब लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगली क्लास में ना बच्चों, अगली क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम लोग 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा और 7 को हेप्टा बोलते हैं। अगली क्लास में आपका होमवर्क है कि आप इस चीज को याद करके आइएगा। अगली क्लास में आपका होमवर्क है कि आप लोग इसको याद करके आइएगा कि केमिस्ट्री में 1 को मोनो बोलते हैं, जैसे आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 2 बोलते हैं, 3 को 3 बोलते हैं, 4 को 4 बोलते हैं, 5 को 5 बोलते हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री में आते हैं ना, तो 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, 9 को नोनेन बोलते हैं, 10 को डेकेन बोलते हैं। तो यह बात आप लोग को याद रखना है, समझ गए? और अगली क्लास में ना आपको यह याद करके आना है। बताइए, याद करके आएंगे? होमवर्क HW, आज का HW बच्चों यही रहा आपका, आज का HW यही रहा कि यह वाला आपको याद करके आना है। बताइए, हो जाएगा? हो जाएगा ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आप लोग ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह वाला ना आपको अगली क्लास में याद करके आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ना ये वाला अगली क्लास में याद करके आना है। हर हाल में बताइए, याद हो जाएगा? हो जाएगा ना याद? कमेंट करके बताइए एकदम पूरे एकदम जोश जुनून के साथ कि हाँ सर हो जाएगा याद। हो जाएगा ना? तो अब प्यारे बच्चों, आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, ध्यान से समझिए, अब केमिस्ट्री का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, वो पूरा क्लियर हो गया है। समझिए, 2 क्लास सिर्फ बेसिक हम चलाए ताकि आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझा सके। बेसिक कंसेप्ट क्लियर। अब अगली क्लास से हम लोग आएंगे सीधे अपने चैप्टर पर, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग आएंगे रासायनिक अभिक्रिया पर। आज के पहले ना अगर हम लोग डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते कुछ समझ में नहीं आता, रत्ती भर आपको समझ में नहीं आता। इसलिए हम 2 क्लास ले लिए ऑलरेडी, किस चीज पर? बेसिक चीज पर, ताकि केमिस्ट्री का बेसिक आपको समझा दे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और यह वाला चीज आप लोग ना याद करके आइएगा। इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इसको तो आप लोग याद करिएगा ही। साथ ही साथ ना बच्चों, ये वाला लिस्ट कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऊपर में कौन है, नीचे में कौन है। समझ गए ना? कौन किसको हटा सकता है, कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है। यह वाला आप लोग लिस्ट कम से कम 16 याद करके आइएगा, ठीक है? यह 16 आप लोग कम से कम याद करके आइएगा, ठीक है? चलिए, तो यह क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। ये बच्चों क्लास आपको कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हमें तो पूरा भरोसा है कि एकदम लाजवाब, ठीक है ना? केमिस्ट्री से प्यार हुआ या नहीं हुआ, बताइए। केमिस्ट्री से प्यार होने लगा कि नहीं होने लगा? अगर प्यार होने लगा तो लिखिए कमेंट में, आई लव केमिस्ट्री, आई लव प्रिंस सर, आई लव टारगेट बोर्ड, लिखिए।
ठीक है ना? हो गया ना? हो गया सर, अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत मस्त हुआ है सर, वाह, अच्छा लगा सर, मस्त लगा सर। सारे बच्चों का कमेंट है भाई कि बहुत अच्छा लगा सर, मस्त लगा सर। सर केमिस्ट्री मेरा फेवरेट हो रहा है, आप पढ़ाते ही ऐसे हैं कि प्यार होने लगता है, आदर्श कुमार का कहना है। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब लगा सर। निखिल कुमार बोल रहे हैं सर कल क्या बताने वाले हैं? कल वही अपना चैप्टर शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया से, बोले ना, कल अपना यहां से रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया करना क्यों जरूरी है, कक्षा के बारे में बताएंगे, पहली कक्षा दूसरी कक्षा में, ये सब चीज हम आपको कल बताएंगे। ठीक है? ठीक है ना? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझ गए ना? मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इसी के साथ क्लास समाप्त किया जाए। और कमेंट जाते जाते आप लोग जरूर करिएगा कि क्लास कैसा लगा, जाते जाते ना आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो पर ना हम टारगेट रखते हैं कि कम से कम 500 कमेंट आएगा। कम से कम बच्चों हम टारगेट रखते हैं ना कि 500 से ज्यादा कमेंट आएगा। आज हम टारगेट रखते हैं कि कम से कम 500 से ज्यादा कमेंट आएगा आप लोगों का। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।